चलिए आज शुरू करते हैं मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। देखिए, जो हिंद यूनानी इसे ही कहते हैं इंडो ग्रीक। इनका सबसे अधिक विख्यात राजा था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। और यह वही राजा था जिसके नाम पर जिसको हम मिलिंद नाम से जानते हैं अपने इतिहास में, जिसका शासनकाल 165 से 145 BC तक रहा। ठीक है। इसे बुद्ध जो चिंतक हैं, लेखक हैं, वो मिलिंद नाम से जानते हैं। और इन्हें जो है एक बौद्ध भिक्षु थे, नाम था नागसेन, जिन्होंने बौद्ध धर्म में इन्हें दीक्षित किया। ठीक है। और इसने दीक्षित होने से पहले नागसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे और उन्हीं प्रश्नों का जो संग्रह है वह मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मिलता है। ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है ये पूछा गया। ये मिलिंद और नागसेन यानी मिनांडर हिंद यूनानी राजा, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ उसी संवाद को मिलिंद पन्हो में संग्रहित किया गया। ठीक है। और इंडो ग्रीक में जो अगर देखें तो भारत के क्षेत्र में इन्होंने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए। क्या किए? सिक्के जारी, बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए। ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्के जारी कर रहे हैं। और इसमें कहा गया कि ये अभी तक पहला था जिन सिक्कों पर राजा का नाम लिखा था। ये सिक्के जिन पे राजा का नाम लिखा था। और इन्होंने सोने के सिक्के, इन्होंने क्या किए? सोने के सिक्के जारी किए। और यह भारतीय इतिहास में क्या था? यह भी पहली बार था जो कि सोने के सिक्के जारी हो रहे हैं। इसके अलावा जो कुषाण शासक थे वो भारी मात्रा में जारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंद यूनानी राजा थे इन्होंने पहली बार जारी किया। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? कुषाण शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में जारी किया और ये जो हिंद यूनानी थे इन्होंने पहली बार जारी किया। और चूंकि पता है कि इनका वही क्षेत्र था गांधार वाला क्षेत्र जहाँ पे ये ओरिजिन थे, और जब ये भारत आए तो मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्र में आए, तो इन्होंने क्या किया? अपने यहाँ के कला का भारत में प्रचार प्रसार किया, जिसको हम गांधार मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। गांधार मूर्ति कला, मैंने वही कहा ना, किससे है? हेलेनिस्टिक, जिसको हमने बताया था आपको जब हम आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास में पढ़ रहे थे। तो हेलेनिस्टिक कला का, इंडो ग्रीक कला का जो प्रभाव है वो गांधार मूर्ति कला पर पड़ा। तो ये जो हिंद यूनानी शासक थे वो भारत आए और साथ साथ हेलेनिस्टिक कला का अपना अनुभव लेकर आए, जो यहाँ पे गांधार मूर्ति कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। तो ये एक मिनांडर जो कि मिलिंद पन्हो बार बार पूछा गया है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके अलावा जो अगले राजा आते हैं, वो आते हैं शक। देखिए, अब
ये शक भारत में आए किसके बाद? यूनानियों के बाद। और यूनानियों के बाद आने के बाद में यह 5 क्षेत्रों में बट गए। पहला जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गए। उसके बाद देखें तो दूसरा जो पंजाब वाले क्षेत्र में गए। तीसरा जो मथुरा वाले क्षेत्र में आए। और चौथा जो पश्चिम भारत में गए। पश्चिम भारत नहीं, गुजरात वाले क्षेत्र, पश्चिम भारत। और उत्तरी दक्कन के क्षेत्र में, उत्तरी दक्कन। ये भारत में आते ही 5 भागों में क्या होते हैं? बट जाते हैं। और 5 भागों में बटने के बाद ये भारत में अपना शासन प्रारंभ करते हैं, जिसमें से कि ये जो पश्चिम भारत के जो शक हैं ये सबसे लंबे समय तक राज करते हैं। सबसे लंबे समय तक राज करने वाले यही पश्चिम भारत के हैं। अफगानिस्तान में और पंजाब के क्षेत्र में इन्होंने अपने शासन तो स्थापित किए, लेकिन उस हद तक सफलता नहीं मिली। लेकिन मथुरा में चामरग्राहिणी और कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। ये सबसे ज़्यादा सफल पश्चिम भारत में हुए। और जहाँ पे अब देखेंगे कि लगभग 57-58, 57-58 में BC में उज्जैन के क्षेत्र में, कहाँ पे? उज्जैन के क्षेत्र में एक स्थानीय राजा थे। एक स्थानीय राजा हुए जिनका शकों से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? शकों से युद्ध होता है। और उन्होंने शकों को पराजित कर दिया। यानी शकों को पराजित कर दिया। जो वहाँ के स्थानीय राजा हुए उन्होंने क्या किया? शकों को पराजित कर दिया। और जब शकों को पराजित कर दिया तो उन्होंने विक्रमादित्य यह उपाधि धारण की। और इस उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो कि लगभग कब? ये 57 BC से प्रारंभ होता है हमारा विक्रम संवत। अगर आपको याद हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में इसी संवत का उपयोग किया गया है। क्या? 2060 विक्रमी ईथर द्वारा इस संविधान को, वो वही है संवत 2006 विक्रमी माघ से शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईथर द्वारा इस संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसमें सबसे जो अधिक शक शासक वो हुआ, प्रसिद्ध हुआ, सबसे अधिक प्रसिद्धि जिसने पाई वह शासक कौन सा था? वह था रुद्रदामन प्रथम, जो कि 130 से 150 AD तक शासन करता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो एक बड़ी झील है। अब बहुत सारे शासकों को इससे हम मिलकर देखेंगे। वह कहाँ पे है? वो काठियावाड़, गुजरात के, जहाँ पे गांधी जी हैं, गुजरात के काठियावाड़ जिले में क्या करता है? एक अर्धशुष्क मशहूर झील, एक अर्धशुष्क। आपको पता है कि वो क्षेत्र कैसा है? अर्धशुष्क है। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान वाले उसी भाग में पड़ता है, गुजरात राजस्थान। अर्धशुष्क क्षेत्र है जिसमें झील का नाम है सुदर्शन झील। क्या है?
सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार करवाया। क्या कराया? जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। और इसने भारत में, किसने? रुद्रदमन ने भारत में सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखवाए। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखवा रहा है। कौन लिखवा रहा है? कौन लिखवा रहा है? ये हैं रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, और ये रहा, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं तो पार्थियाई या पहलव, कौन? हमारे जो शकों के बाद में जो आगे आते हैं वो पहलव, पार्थियाई या पहलव, पार्थियाई या पहलव। ये इनमें जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इनका जो मूल स्थान है, मूल स्थान वो कहाँ है? वह है ईरान। ठीक है, मूल स्थान ईरान। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो था गोंदो कार्निश। क्या नाम था? गोंदो कार्निश। ये गोंदो कार्निश इनका सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। और यह सेंट थॉमसन का शासन था जब ईरान में, तब ये भारत की तरफ आता है। ठीक है, यानी ईरान में सेंट थॉमसन है और उसी समय पर यह गोंदो कार्निस भारत में आता है। ठीक है, हालांकि अभी तक इससे कोई प्रश्न नहीं बना है और ये भारतीय इतिहास में कम महत्व के हैं, लेकिन हाँ मैंने बता दिया और कोई इससे बड़ा प्रश्न नहीं बना है। आगे चलते हैं, वो कुषाण। और यहाँ पे कुषाण थोड़े से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो है युवी और तोखारी कहलाते थे। ठीक है, ये जो वंश है, जो कुषाण वंश है, ये युवी और तोखारी कहलाते थे। और इनमें मुख्य रूप से 2 वंश चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक वंशों का एक क्रम है, लेकिन कुषाण वंश में 2 उपवंश आते हैं। एक कैडफाइसिस, दूसरा है कनिष्क राजवंश। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही कनिष्क है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पहली शताब्दी ईस्वी में लगभग 53 AD में आप जो है कुंडलवन कश्मीर के क्षेत्र में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसके संरक्षक यही वाला कनिष्क था। और इसमें देखिए कैडफाइसिस में आपको 2 शासक महत्वपूर्ण मिलेंगे, एक कैडफाइसिस 1, एक कैडफाइसिस 2। तो ये हैं कैडफाइसिस फर्स्ट और दूसरे हैं कैडफाइसिस सेकेंड। कैडफाइसिस फर्स्ट और कैडफाइसिस सेकेंड। यह हिंदुकुश पर्वत जानते हैं, जो ट्रांस हिमालय है, हिंदुकुश जो है, इन्होंने उस क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, इनका क्षेत्र वही हिंदुकुश के दक्षिण में,
यानी आज वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में थोड़े मोड़े इधर उधर इन्होंने शासन किया। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। किसके? तांबे के सिक्के चलाए। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के चलाए। और ये कैडफाइसिस जो सेकंड है, ये भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का संचालन किया। स्वर्ण सिक्कों का संचालन करता है। कौन? कैडफाइसिस सेकेंड भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्कों का संचालन करता है। लेकिन हमने आपको यहाँ बताया था कि बड़ी मात्रा में सिक्के जारी कर रहे हैं जिसपे राजा का नाम लिख रहे हैं, लेकिन वो सोने के नहीं है ना। सोने के कुछ सिक्के जारी किए। ये भारतीय उपमहाद्वीप पे पहली बार था जब सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं। कौन से? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। ठीक है। और ये जो कुषाण वंश है, इसमें जो है कैडफाइसिस, जो इसका उपवंश कैडफाइसिस है, तो इसमें कैडफाइसिस सेकेंड भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्रों का संचालन कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन ये जो भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के हैं, इनके स्वर्ण बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है। लेकिन ये जो कनिष्क वंश आता है, कनिष्क राजवंश, इसमें बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। इन्होंने भी बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं। और बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्कों के जारी करने के साथ साथ इन्होंने अधिक विशुद्ध या फिर यूं कहिए विशुद्ध, अधिक तो कोई वो नहीं है इसके साथ, विशुद्ध यानी एकदम शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। ठीक है। और इनका कुछ समय तक ऐसा लगता है कि आधिपत्य मथुरा के क्षेत्र तक था। कहां तक? मथुरा के क्षेत्र तक था। ठीक है। क्यों? क्योंकि मथुरा में कुषाण वंश के सिक्के अभिलेख जो कि कनिष्क में, ठीक है, और उस अभिलेख में ये भी मिलता है कि इसकी प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, पाकिस्तान में जो आज है, और दूसरी राजधानी जो मथुरा में थी, जो आज भारत में है। मथुरा में कनिष्क का एक पत्थर की स्टैचू भी मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका जो शासन क्षेत्र है वो मथुरा तक है। पेशावर, पुरुषपुर, जहां जो उसकी पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी कहाँ पे जो है, यूपी के मथुरा तक। ठीक है। और ये जिस वर्ष शासन करता है, जिस वर्ष शासन पे वह बैठता है, वह 78 एडी होता है। कब? 78 एडी, जहां पे वह सिंहासन पर बैठता है और एक संवत चलाता है जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। ये वही शक संवत है जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। और आपको ये भी पता है कि मैंने बता ही दिया, अभी भी फिर से बताया कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो बौद्ध संगीत का संरक्षण किया। ठीक है। तो ये रहा कुछ जो 2-3 थे। लेकिन आज हम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो यूपीएससी के नहीं पीटी की दृष्टि से बल्कि मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह ये है कि जो मध्य एशिया से संपर्क का परिणाम, मध्य एशिया से संपर्क का परिणाम। और आपको ये परिणामों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि यहां से जब ये इधर आए तो इन्होंने क्या किया कि भवन निर्माण की कला अपने साथ लाए, और भारत में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में भवन बनने लगे। और इसके साथ ही साथ जो पक्के ईंटों के जो कुएं होते हैं, यानी पक्के कुओं का निर्माण
जो कि ईंटों से बने होते थे उनका, और साथ में आप देखेंगे कि सूक्ष्म मृदभांड, मतलब मृदभांडों पर बहुत सूक्ष्म कढ़ाई और छोटे भी मृदभांड बनाना शुरू कर दिए गए। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत में चाहे वह आर्यों का समय रहा हो चाहे उसके बाद, अभी तक कोई उत्कृष्ट अश्वारोही नहीं रहा। अश्व मतलब वे घोड़े का प्रयोग तो करते थे, लेकिन घोड़े का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें रथ को खींचना था। लेकिन ये जो आते हैं मध्य एशिया के, जो हिंद यवन आते हैं, वे पहली बार भारत में उत्कृष्ट अश्वमारोही बने। उसके बाद आप देखेंगे जो पगड़ी हम लोग बनाते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो भी कहीं न कहीं से इन्हीं के साथ आई। साथ में एक ट्यूनिक का मतलब होता है जो कुर्ता जो हम पहनते हैं ना, जो कुर्ता के लिए जो छोटा कुर्ता जो शरीर से चिपका रहता है, कुछ लोग पुराने वाले जो होंगे वो पहनते होंगे, जिसको जो है कभी कहीं कहीं उसको कुर्ती भी कहा जाता है। यानी वो छोटा कुर्ता था जो उसको कुर्ता के अंदर पहना रहता था, जो उन्होंने पहनना तो किया। उसके अलावा जो हम पजामा पहनते हैं, लंबे लंबे कोट, आप देखेंगे कि मथुरा के क्षेत्र में जो कनिष्क की मूर्ति मिली है उसमें कनिष्क बहुत लंबा कोट पहना हुआ है। ठीक है, तो वो लंबे कोट। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में जो और बेहतर तरीके से युद्ध कौशल का विकास ये लोग करते हैं, जैसे कि तलवारों का बेहतर उपयोग करना ये सिखाते हैं। ठीक है, और जो अल्ताई की पहाड़ियां हैं, ठीक है, अल्ताई की पहाड़ियां हैं, उन पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया। जिसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जो भारी मात्रा में सोना वहां से प्राप्त किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, और वही रेशम मार्ग जो आज चाइना पुनर्निर्माण करना चाहता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जब रेशम मार्ग पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया तो वहां से बहुत सारे टैक्स वसूले, और ये विशेष रूप से कनिष्क के समय में हो रहा था, कनिष्क द्वारा हो रहा था। और पहली बार भारत में विस्तृत सिंचाई की व्यवस्था भी इन्हीं के शासनकाल में, कुषाणों के समय में हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा कुषाण ने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज और देवपुत्र। इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ईरान और मध्य एशिया के होने के बावजूद ये भारत में भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये देवपुत्र जैसी उपाधियां ले रहे हैं, यानी देवताओं के पुत्र। ठीक है, और जैसा कि कला और साहित्य में गांधार शैली है, वो जो है देखेंगे कि गांधार शैली का विकास इन्हीं के आने से हुआ। साहित्य और विद्या में अगर देखें तो संस्कृत का, विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग और उसका संरक्षण खास करके आप देखेंगे कि कनिष्क ने किया। जैसे जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत में, जो काठियावाड़ की झील थी जिसका पुनर्निर्माण किसने कराया? काठियावाड़ की झील का पुनर्निर्माण किसने कराया? रुद्रदमन प्रथम ने। और यही रुद्रदमन प्रथम देखेंगे कि वहां पे एक अभिलेख लिखवाता है जो कि संस्कृत में था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने जो एमपी में आया, जो विदिशा तब से कहलाता था, उन्होंने वसुदेव के आदर में एक स्तंभ बनवाया जिसे गरुड़ स्तंभ कहते। किसने बनवाया? आपको बताया था गरुड़, कैडफाइसिस का राजदूत हेलियोडोरस, जो एमपी के विदिशा में आया और वसुदेव के आदर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। इस पे हमने आर्ट्स एंड कल्चर में बात की थी। उसके अलावा जो अश्वघोष एक बौद्ध विचारक है, वो भी एक कुषाण वंश के ही साथ यहाँ पर आया। वो यहाँ का
निवासी नहीं था, वो वहां से आया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध लेखों को प्रोत्साहित किया। अश्वघोष आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया था आर्ट्स एंड कल्चर में। उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी, और जिसमें जो है अवदानों की रचना की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, जो उच्च कोटि का एक, क्या कहते हैं, अवदान क्या है, एक उच्च कोटि का बौद्ध शिक्षाओं की संग्रह है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि महावस्तु और दिव्यावदान, दिव्यावदान और महावस्तु, क्या नाम है, दिव्यावदान, ये आ चुका है, और महावस्तु, इन दोनों की रचना यही अश्वघोष करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पर्दा था, पर्दा, इसका प्रचलन इन्हीं शकों के साथ हुआ। ठीक है, पर्दा को आप संस्कृत में देखेंगे तो कहा जाएगा यवनिका। कौन सा पर्दा, जो कि नाटकों में पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है, तो ये उसीलिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया। यानी भारत के नाटकों में, नाट्य कला में जो पर्दे का प्रारंभ हुआ वो हिंद यूनानियों के साथ होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो इन्होंने काली मिर्च का काफी प्रचार किया, काली मिर्च का प्रचार किया, जिसे हम देखेंगे तो यवन प्रिया, यवन प्रिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको तो ये पता ही है कि बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में, यानी हीनयान और महायान के उदय में भी इन्हीं का हाथ रहा। यानी आप देखेंगे कि अशोक ने भी जिस समस्या का अपने जीवन में समाधान नहीं किया, उस समस्या को लेकर कनिष्क, क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत के बाद ही क्या होता है कि बौद्ध मठों के नियमों को लेकर तमाम प्रॉब्लम्स निकलने लगते हैं। अब ये फिर द्वितीय होता है, तृतीय अशोक के समय में होता है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन कनिष्क के समय में एक लॉजिकल एक निष्कर्ष निकलता है, जिसमें सारे परिवर्तन चाहने वाले क्या कहलाए, एक गुट बना लिए, महायानी कहलाए, और परिवर्तन न चाहने वाले एक गुट बना लिए, जिसको हीनयान कहा गया। ठीक है, जो कि मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा था। ठीक है, और इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये वो समय था जो साहित्य में धर्मोत्तर साहित्य की रचना। अभी तक हमने देखा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, इन्हीं से संबंधित पुस्तकें आ रही थी। लेकिन धर्मोत्तर साहित्य इसी समय में, जो खास करके कुषाणों और उसमें भी कनिष्क के समय में बहुत सारी चीजें आती हैं। और आप यहाँ पे आप देखेंगे दो चीजें, एक वात्स्यायन, एक लेखक है, नाम है वात्स्यायन, और इनकी पुस्तक का नाम है कामसूत्र की रचना करते हैं। ठीक है, जिसका रचना काल जो है हम 3rd AD तक मानते हैं, जो कि इन्हीं के समय में शुरू होता है। ठीक है, और ये जो कामसूत्र है आज के डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली भारत की एक किताब है। ठीक है, और ये जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा जैसा लोग इसके बारे में सोचते हैं। इसको मैंने पढ़ा भी है, इसका ओरिजिनल कॉपी मैंने पढ़ा है, लेकिन हाँ, इसके बारे में जितना क्या कहते हैं बताया गया है वो उतना नहीं है। ये कामसूत्र बिल्कुल, ये क्या है, ये गृहस्थ धर्म को लेकर है।
और गृहस्थ धर्म में आपको ये भी पता है कि ऋण आपने पढ़ा होगा, कौन सा? मातृ ऋण, ठीक है, पितृ ऋण, गुरु ऋण या आचार्य ऋण, ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रमुख है। तो ये जो पितृ ऋण है इसकी प्राप्ति इससे उऋण यानी इस ऋण को खत्म कैसे किया जाएगा? जब तक हम एक योग्य पुत्र प्राप्त न कर लें तब तक हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे। तो इसीलिए आप कहते हैं कि गृहस्थ धर्म में इन ऋणों से उऋण होने का एक माध्यम है। और आप देखेंगे कि गुरु ऋण से तब जब आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर जो शिक्षा ले रहे होते हैं उनका आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से इन ऋणों से उऋण होने के लिए जो आप इसी में जो भारतीय जो जीवन है, जो भारतीय दर्शन है, उसमें ये काम का मतलब होता है कामना, इच्छाएं। तो हम जो सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि पुत्र प्राप्त करना भी हमारे आध्यात्म जीवन का एक पहलू है कि क्योंकि अगर हम पुत्र प्राप्त नहीं करेंगे तो हम पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में उऋण नहीं हो सकते। तो वो उसका एक भाग है, लेकिन उसको भी आप पूरे उस बुक को पढ़ना चाहिए, अगर समय मिले तो जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर हम इस समय में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात देखें तो खगोल और ज्योतिष, इन दोनों चीजों की आप जो कहते हैं कि जो होड़ा चक्र है, जो संस्कृत में होड़ा चक्र, आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। ये है होड़ा चक्र, ठीक है। इसमें वो 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा करते हैं ना। तो ये जो होड़ा चक्र है ये बेसिकली वह हिंद यूनानी का होरोस्कोप से प्रभावित है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे सुश्रुत हो गए, जो कि सुश्रुत और चरक भारतीय इतिहास के बड़े चिकित्सक माने जाते हैं और जो रसायन शास्त्रों की विवेचना करते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट वराहमिहिर जो कि खगोलविद हैं इस समय के, जिसने बताया कि धरती गोल है, सूर्य नहीं, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसी समय पर आप देखेंगे कि चमड़े का उपयोग किसमें? जूता बनाने में और तलवारों की केस बनाने में, जिसमें तलवार रखे जाते थे उसमें चमड़े का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और भारत में जितने भी तांबे सोना के सिक्के चले थे आगे चलकर वे सभी इन्हीं कुषाणों का या यूं कहिए कि हिंद यवनों का आगे चलकर नकल हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है मध्य एशिया के संपर्क और उसके परिणाम, ठीक है। हमने बहुत ब्रीफ में इस चीज को देखा है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम एक वंश की बात करते हैं जो सातवाहन। कौन? सातवाहन, 7 व्हीकल, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि जो मौर्य शासन था, जो मौर्य शासन का पतन हुआ जो हमने पढ़ा, उस मौर्य शासन के पतन के बाद में आप देखेंगे कि शुंग और कर्ण दक्कन में आए। शुंग और कर्ण यानी दक्कन के क्षेत्र में 2 वंश, शुंग और कर्ण। और जो मध्य भारत में आए, मध्य भारत में जो कि
किसके? मौर्यों के उत्तराधिकारी हैं। वे कौन हैं? वे सातवाहन हैं। ठीक है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनका जिक्र पुराणों में भी है। ठीक है, पुराणों में भी इनका वर्णन मिलता है। कितने पुराणों की संख्या है? 18 पुराण हैं। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। और पुराणों में इनके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द है आंध्र वंश। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे जगहों पे आपको देखेंगे तो आंध्र सातवाहन वंश, इस शब्द का प्रयोग इस वंश के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात ये है कि ये जो सातवाहन हैं ये पहले भी थे, लेकिन ये राजवंश के रूप में नहीं थे। ठीक है। और यह दक्कन के भागों में, कहाँ पे? दक्कन के भागों में, दक्कन के भागों में बस्ती बनाकर रहते थे, बस्ती बनाकर रह रहे थे। और बस्ती बनाकर रह रहे थे और इस बस्ती में इन्होंने 2-3 चीजें की थी जो उनको आगे भी लेकर गई। पहला तो इन्होंने लाल व काला मृदभांड का प्रयोग किया और गेरू लेपित चित्रित मृदभांड। गेरू क्या? वो जो बाहर से आप देखेंगे कि तमाम ऐसे मृदभांड होंगे जिन पे ऊपर की तरफ ज्यादा लाल हो जाता है, नीचे की तरफ कम। तो नीचे वाला जो होता है वो पकी हुई मिट्टी होती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो ज्यादा लाल हो जाता है वो गेरू लगाया जाता है। गेरू अगर आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें तो अगर आप किसी की शादी विवाह में जाते हैं तो जिससे कोहबर जिस चीज़ से रंगा जाता है या और हाँ, वो चीज़ होती है गेरू। ठीक है। तो गेरू लेपित मृदभांड का प्रयोग इन्होंने किया। साथ ही साथ इन्होंने धीरे धीरे लोहे का फाल का उपयोग करना शुरू किया, धान रोपना शुरू किया। इससे क्या होता है, ये दक्कन के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और लेकिन इस दक्कन के क्षेत्र में इन्हें बहुत ज्यादा जो है समस्याएं खड़ी कर दी शुंग वंश ने आकर। तो इन्होंने अपने को यहां से मध्य भारत की ओर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया और वहां पर जाकर ये कृषि करने लगे और वहीं पर नगरीकरण किए। कहाँ पे? मध्य भारत के क्षेत्र में नगरीकरण कर रहे हैं और लेखन कला भी इन्होंने अपनी विकसित की। ठीक है। अब हम इस समय की को कहीं पर भी आप देखें तो हम पुराणों को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसमें कहीं न कहीं से हमें भ्रामक जानकारियां मिलती हैं। हम उसे ऐतिहासिक पुराणों को हम ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है। इस कारण पे अगर आप देखें तो हम सातवाहनों का जो अध्ययन करते हैं वो अभिलेख से करते हैं। ठीक, किससे? अभिलेख से। और इनका जो पहला अभिलेख हमें प्राप्त होता है वो प्रथम सेंचुरी बीसी में मिलता है। ठीक है। कब? प्रथम सेंचुरी बीसी में मिलता है। ठीक है। और आपको जो मैंने बताया कि ये उस समय पे कहाँ थे, शुरू में ये कहाँ है? शुरू में ये दक्कन के क्षेत्र में है, यानी प्रारंभ में यह कहाँ है? उत्तर के क्षेत्र में है, उत्तर के क्षेत्र में है। ठीक है। उसके बाद
धीरे धीरे वहां पे सत्ता वहां से हटा के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बाद में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक अपनी सत्ता लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो शासक होंगे उनकी माता का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे इसके एक शासक हुए हैं, नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब अगर हम इसका संस्कृत देखें तो गौतमी का पुत्र सातकर्णी, इसका मतलब है कि जो सातवाहन थे उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले रखा। इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं, जो सातवाहन थे, जो सातवाहन हैं, ये मातृसत्तात्मक है। ये अलग बात है कि राजा पुरुष बन रहा है, लेकिन जो प्रधानता है वो किसकी है? माता की है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन्होंने क्या किया कि 106 से 130, या इसी की बात कर लेते हैं, 106 से लेकर 130 एडी तक राज किया। और इन्होंने क्या किया कि शकों व क्षत्रियों को हराया। शकों व क्षत्रियों को हराया अपने शासनकाल में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपने आप को, किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को ब्राह्मण कहा। क्या कहा? ब्राह्मण कहा। और सातवाहनों ने जो शक हैं, जो रुद्रदामन हैं, जो आपको ये वाले जो रुद्रदामन हैं, कौन से? ये वाले जो देखिए, ये भी इसी के समय तक हैं, इसी के समय से है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा कि जो रुद्रदमन प्रथम है, रुद्रदमन प्रथम, इन्होंने क्या किया, अपने जो है शासन में सातवाहनों को 2 बार हराया। और सातवाहनों को हराया, लेकिन क्या था कि रुद्रदमन के जो पिताजी थे, ठीक है, वे सातवाहनों की एक स्त्री से उनका विवाह हुआ था। यानी क्या था कि रुद्रदमन के मामा सातवाहन थे। ठीक है, इस कारण इन्होंने वैवाहिक संबंध था, वैवाहिक, लेकिन ननिहाल वाला था। वैसे भी ननिहाल वालों का कम पड़ता है। वैवाहिक संबंध होने के कारण इनको नष्ट नहीं किया। क्या किया? नष्ट नहीं किया। ठीक है, समझ में आया कि रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया। ये वाले रुद्रदमन, जो रुद्रदमन ये वाले हैं, कहाँ गए? ये वाले रुद्रदमन, इन्होंने सातवाहनों को 2 बार हराया, 2 बार पीटा, लेकिन इन्होंने नष्ट नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जहाँ पे वो प्रश्न आए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे क्रम में है, तो मैं इसको पढ़ाता चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो खैर, एक चीज़ जो कि आप डीप में नहीं जा रहे हैं, तो हाँ, डीप में न जाने का एक बड़ा कारण है कि यहाँ से प्रश्नों की संख्या कभी भी बेहतर नहीं रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, हम इनका भौतिक जीवन देखें। किसका? सातवाहनों का भौतिक जीवन। सातवाहनों का भौतिक जीवन। तो जो सातवाहन चचा लोग हैं, इनका भौतिक जीवन देखें, तीनों कृषि में फावड़े, हसिये, कुदाल, हल्के फाल, कुल्हाड़ी, वसूले, उस्तरे। क्या क्या? कृषि में फावड़े, हसिये, कुदाल, हल्के फाल, कुल्हाड़ियाँ, वसूले, उस्तरे इत्यादि का प्रयोग किया। और इन्होंने, आपको पता ही है कि इन्होंने सोने के भी सोने को इन्होंने क्या किया कि एक कीमती धातु के रूप में उपयोग किया, और इन्होंने भी बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, और सॉरी, एक करेक्शन है कि सोने के सिक्के नहीं चलाए, सोने को कीमती धातु के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने शीशे के जो है किसे शीशे के सिक्के चलाए, लेड शीशे के सिक्के। ठीक है, पोटीन तांबे कांसे के भी सिक्के इन्होंने चलाए। इसके अलावा इन्होंने चावल और कपास उपजाया। एक यात्री है प्लिनी। प्लिनी कहते हैं कि पूर्वी दक्कन के बहुत सारे गांव जो हैं और जो नगर हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक रही, और उनके घरों में ताले नहीं लगाए गए। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि नगरों और गांवों दोनों को क्या किया जा रहा था कि यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार से घेरा जा रहा था। यानी ये रहा आपका नगर या ग्राम, इनको एक बड़ी सी दीवार से घेरा जा रहा था। ये एक विशेष चीज बता रहा है प्लिनी। ठीक है, और कुछ जगहों पे ऐसा दिखा है कि द्वितीय शताब्दी एडी में 22 कुएं इनके क्षेत्र में पाए गए, जो पत्थर और जिनसे जो नालियां निकली थी वो पत्थरों की बनी हुई थी और पत्थरों से ढकी हुई थी। यानी कैसे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की नालियां व ढकी हुई, वो यहाँ पे दूसरी शताब्दी ईस्वी में पाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। भौतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन पर बात हम करते हैं। तो पहली बात तो जो हमने शुरू में बताई कि स्वयं को ब्राह्मण कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ब्राह्मण व बौद्ध भिक्षुओं को अनुदान या जागीर देने वाले ये प्रथम शासक हैं। जो कि जो है वो क्या दे रहे हैं? जागीर दे रहे हैं, अनुदान या जागीर दे रहे हैं। ये ऐसे प्रथम शासक है। बाद में बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, लेकिन सातवाहन ऐसा करने वाले प्रथम है जिन्होंने किसको? ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को अनुदान में जागीरें दी, अनुदान या जागीरें दी। और इनके साथ ही इनके देखिए, एक थे गंधिक। क्या नाम था? गंधिक। आगे चलकर आप ये समझिएगा कि इन्हीं से गांधी की उत्पत्ति होती है।
तो गंधिक वे व्यापारी थे जो कि इत्र बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे? इत्र बनाते थे। और आगे चलकर इसी गंधिक का परिवर्तन गांधी में हो गया। ठीक है, गांधी भी एक प्रकार के बनिए हैं, इसीलिए महात्मा गांधी भी एक प्रकार के बनिए थे। और उनका नाम इसीलिए यूपीएससी में एक प्रश्न आता है कि गांधी जी एक राजनीतिक बनिया हैं। ठीक है, अब गांधी जी को जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को जरूर बात करेंगे कि गांधी जी कैसे एक राजनीतिक बनिया है। ठीक है, अब वो चीज की सातवाहन शासन में मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। कैसे मिलता है? शासक अपने माता के नाम के आगे मतलब अपने नाम से आगे अपनी माता का नाम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये सत्तात्मक भी रहे हों। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर जो उत्तराधिकारी है वह एक पुत्र ही है। ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक ढांचा यानी सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा, इसको हम कल की क्लास में यहीं से देखना प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं।